नमस्ते बच्चों। जैसा कि मालूम है कि आज आप लोगों की पहली क्लास है या पहला दिन है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि हम कोई कोर्स करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, नई क्लास में कहीं एडमिशन लेते हैं, तो जो भी पाठ्यक्रम होता है आपके कोर्स का, वो सबसे पहले उसके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो जैसे कि आपने बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, तो आपके 3 विषय होंगे और उन तीनों विषयों के जो पाठ्यक्रम होगा उसके विषय में आपको पता होना चाहिए कि हमें इन 3 विषयों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे आपका विषय है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपके प्रथम वर्ष में 2 प्रश्न पत्र, द्वितीय वर्ष में 2 प्रश्न पत्र और तृतीय वर्ष में 3 प्रश्न पत्र हो जाते हैं, क्योंकि तृतीय वर्ष में आपका एक सब्जेक्ट, एक जो विषय है वो छोड़ना पड़ता है, 2 ही विषय रह जाते हैं। ठीक, तो आपके जो हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष में जो आपका विषय है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय में 2 ही प्रश्न पत्र होते हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत 2 प्रश्न पत्र। पहला प्रश्न पत्र क्या है, उसका जो शीर्षक है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य, और दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी नाट्य साहित्य। ये आपके 2 प्रश्न पत्र हुए। ठीक है, और दोनों प्रश्न पत्र आपके 50-50 अंकों के होते हैं, यानी जो पूर्णांक होता है वो आपका 50 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 50-50 अंकों का होता है। पहला प्रश्न पत्र आपका प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और दूसरा हिंदी नाट्य साहित्य। हिंदी जैसे प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत, इससे आपको पता चल रहा होगा कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपको क्या पढ़ना है, काव्य। काव्य मतलब जो आपकी कवियों द्वारा लिखी गई कविताएं हैं, उनके काव्य ग्रंथ हैं। और द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य, इसमें आपको गद्य पढ़ना है। गद्य के अंतर्गत क्या आते हैं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, रिपोर्टाज, ये सारे आपके गद्य के अंतर्गत आते हैं, और काव्य के अंतर्गत केवल काव्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इसके अंतर्गत आपको जो पढ़ना है उसका पाठ्यक्रम देखना है। तो देखिए सबसे पहले कि आपको इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कौन कौन से कवि पढ़ने हैं, या उनके जो काव्य ग्रंथ हैं, काव्य हैं, वो आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले नंबर 1 कवि आते हैं आपके कबीरदास। दूसरे कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, फिर अगले कवि हैं सूरदास। फिर आगे तुलसीदास और बिहारी। फिर छठवें कवि हैं आपके घनानंद। ठीक, ये आपके 6 कवि हैं, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद। ये आपके 6 कवि हैं। अब इन 6 कवियों के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मध्यकालीन मतलब जब हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं
तो उसमें मध्यकालीन किसको कहा गया? जो हिंदी साहित्य का 900 वर्षों का इतिहास है, हालांकि उसको हम अगली क्लास में इस पाठ्यक्रम के बाद ही जस्ट बताएंगे। तो उसमें जो मध्यकाल के अंतर्गत 2 काल आते हैं, पहला भक्ति काल और दूसरा रीतिकाल। तो इस मध्यकाल में रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों समाहित हैं। तो जो कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास और तुलसीदास, ये जो आपके 4 कवि हैं, ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। किस काल के? या किस युग के? भक्ति युग के। और जो आपके बिहारी और घनानंद है, ये आपके रीतकालीन कवि हैं। ठीक, तो देखिए कबीरदास के विषय में आप कि कबीरदास का हमें क्या पढ़ना है। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? साखी, सबद और रामायणी। तो आपको इस आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास द्वारा रचित क्या है? कबीर ग्रंथावली। इसके अंतर्गत आपको, ये तो बहुत बड़ा एकदम ग्रंथ है, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें सिर्फ आपको कबीर ग्रंथावली के केवल आपको 50 साखी पढ़नी है। कितनी? 50 साखी। ठीक। दूसरे कवि हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है क्या? पद्मावत। पद्मावत, ठीक है। तो आपको इसमें पद्मावत में, जो पद्मावत है वो भी बहुत बड़ा खंड महाकाव्य है। इसमें आपके कितने? 58 खंड, 58 खंडों में विभक्त है। उपसंहार लगा करके 58 सर्गों में, खंडों में विभक्त है। ठीक। तो इसमें आपको पद्मावत का जो मानसरोदक खंड है वो आपको पढ़ना है। मानसरोदक खंड। ठीक। फिर तीसरे कवि हैं आपके सूरदास। तो सूरदास की रचनाएं आपको इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा ही होगा। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो आपको सूरदास का जो सूर सागर है, उसके आपको प्रारंभिक 25 पद पढ़ने हैं। सूर सागर से कितने? 25 प्रारंभिक पद। प्रारंभिक पद मतलब जो सूर सागर का जहां से प्रारंभ होता है, जो प्रारंभ से ही 25 पद पढ़ने हैं। ठीक। इसके पश्चात में आते हैं आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। इनके विषय में भी पता होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत, जो श्री रामचरितमानस बहुत ही प्रसिद्ध है महाकाव्य, तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं बताई जाती हैं। तो जब इनके विषय में, इनके जीवन के विषय में, कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में बताएंगे तब बताएंगे। लेकिन जो आपको पढ़ना है जो, वो है श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड। रामचरितमानस का अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड भी बहुत बड़ा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। ठीक। तो इस अयोध्या कांड के आपका जो विशेष पढ़ना है इसमें क्या है? वो चित्रकूट प्रसंग। अयोध्या कांड के अंतर्गत जो चित्रकूट प्रसंग है वो आपको पढ़ना है। ठीक। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपके बिहारी। बिहारी जो रीतकाल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी ने केवल एक ही रचना लिख करके पूरे हिंदी साहित्य जगत में अपना नाम रोशन किया। वो इनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी की केवल एक ही ये जो रचना है वो है। ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है बिहारी को कि बिहारी ने घाघर में सागर को भर दिया। गागर मतलब जो छोटी गगरी होती है, मटकी कहिए उसको, और सागर कितना विशाल है, लेकिन फिर भी अपने शब्दों के माध्यम से
बिहारी जी ने उस सागर को गागर में भरने का काम किया। ठीक है, तो बिहारी सतसई आपको पढ़ना है। ठीक, इसके बिहारी सतसई के आपको कितने 50 दोहे, 50 दोहे। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं 719, जिसमें से आपको केवल 50 दोहे पढ़ने हैं। इसके पश्चात में आपके अंतिम कवि हैं घनानंद। तो इनकी जो घनानंद कवित्त है, ठीक है, घनानंद कवित्त के आपको प्रारंभिक 25 छंद पढ़ने हैं। प्रारंभिक कितने 25 छंद। ठीक है, ये आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका आपका पाठ्यक्रम हुआ। कबीरदास का जो कबीर ग्रंथावली है उसकी 50 साखी पढ़नी है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत काव्य है उसका मानसरोधक खंड पढ़ना है। सूरदास का सूरसागर है उसके प्रारंभ से 25 पद पढ़ने हैं। तुलसीदास का जो रामचरितमानस है उसके अंतर्गत जो अयोध्या कांड है उसमें भी आपका जो चित्रकूट प्रसंग है वो आपको पढ़ना है। बिहारी का बिहारी सतसई, इसमें आपको मात्र 50 दोहे पढ़ने हैं। और अंतिम कवि हैं आपके घनानंद, घनानंद कवित्त के आपको प्रारंभ से 25 दोहे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो मूल पाठ है ये आपके हुए। इसके पश्चात में कुछ द्रुत पाठ भी है। क्या है? द्रुत पाठ। द्रुत पाठ से आपको सिर्फ उससे व्याख्या नहीं पूछी जाती है। इन द्रुत पाठ से केवल छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंक के अंतर्गत। ठीक, वो कौन से हैं द्रुत पाठ में कवि देख लीजिए। नंबर 1 सरहपा, नंबर 2 अब्दुर रहमान, नंबर 3 चंद बरदाई और नंबर 4 अमीर खुसरो। ये आपके 4 कवि हैं, ये है द्रुत पाठ के अंतर्गत। ठीक, इससे केवल आपके छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 3 अंक के अंतर्गत। मतलब जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 3 अंकों का होगा, है लघुत्तरी प्रश्न जिसे कहते हैं। तो सीधे सीधे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि सरहपा का जीवन परिचय बताइए, या सरहपा का कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसी तरह से अब्दुर रहमान का जो जीवन परिचय है उसके विषय में बताइए। अमीर खुसरो के विषय में आप क्या जानते हैं। इस तरह से प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र हुआ। इसके पश्चात में आपका आता है द्वितीय प्रश्न पत्र। क्या था? हिंदी नाट्य साहित्य। हिंदी नाट्य साहित्य। ठीक, ये आपका प्रश्न पत्र शीर्षक है। तो इस द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वो प्रथम प्रश्न पत्र में तो आपका हो गया क्या काव्य, और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको गद्य पढ़ना है। गद्य के अंतर्गत आपके नाटक भी आते हैं, उपन्यास भी आते हैं, कहानियां भी आती हैं। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सबसे पहले हैं आपके क्या नाटक। तो आपको 2 नाटक पढ़ने हैं। कौन कौन? पहला है नाटक ध्रुव स्वामिनी। ठीक, कौन सा नाटक है? ध्रुव स्वामिनी। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक, और दूसरा जो नाटक है वो आपका है
आधे अधूरे। इसके लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक, तो आपको ये दो नाटक पढ़ने हैं। इसके पश्चात में फिर आपके है क्या, एकांकी। अब एक बात ये देखिए कि नाटक और एकांकी में जो मोटा मोटा अंतर है वो क्या होता है। हालांकि आप लोगों को इंटरमीडिएट में बताया भी गया होगा, इस तरह से प्रश्न आते भी हैं कि नाटक और एकांकी में अंतर क्या है, हैं? उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, इस तरह से प्रश्न भी आते हैं। तो आपका एकांकी और नाटक में सबसे मोटा मोटा अंतर यह है कि जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि एकांकी, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, एक अंक। एकांकी मतलब एक अंकों वाला। तो जो एकांकी होता है वो एक अंक में ही होती है? कोई भी आपका शुरू हुआ कार्यक्रम वो एक बार में पूरा हो गया, समाप्त हो गया, ये आपका एकांकी के अंतर्गत आता है। और दूसरा आपका नाटक। नाटक कई अंकों का होता है, मतलब एक बार में कोई भी पूरा प्रसंग नहीं होता है, कुछ पार्ट होगा फिर खत्म हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद शुरू होगा, फिर जैसा कि आजकल जो दूरदर्शन में भी आपका सीरियल आते हैं वो 10 मिनट आएगा, फिर इसके बाद में कोई एडवर्टाइज आने लगेगा, फिर 10 मिनट बाद फिर आने लगेगा। तो ये नाटक और एकांकी में जो मोटा मोटा अंतर है वो आपका ये है। ठीक, तो एकांकी देखिए, आपको पहली एकांकी है आपकी औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब की आखिरी रात। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक, और दूसरी एकांकी है आपकी क्या, स्ट्राइक। इसके जो लेखक हैं वो हैं भुवनेश्वर। ठीक, स्ट्राइक के बाद में फिर दूसरी एकांकी है भोर का तारा। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। फिर चौथी एकांकी है आपकी मम्मी ठकुराइन। इसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक, फिर पांचवी एकांकी है आपकी नए मेहमान। इसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। ठीक है, और छठवीं है आपकी क्या, सूखी डाली। इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अस्क। और सातवीं है आपकी एकांकी क्या, सीमा रेखा। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या हुआ, पाठ्यक्रम। 2 नाटक और 7 एकांकी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का, आधे अधूरे मोहन राकेश का। एकांकी आपकी ये 7 है। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर राम कुमार वर्मा। स्ट्राइक भुवनेश्वर। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का। मम्मी ठकुराइन उदय शंकर भट्ट हैं। लक्ष्मी नारायण, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट। सूखी डाली उपेंद्र नाथ हस्क। और सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर। ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। और इसके पश्चात में हाँ, और फिर बाद में आपके इसमें भी आपके द्रुत पाठ।
द्रुत पाठ। ठीक, तो इसमें भी आपके 4 द्रुत पाठ हैं। 4 कवियों को आपको द्रुत पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। नंबर 2 हरि कृष्ण प्रेमी, तीसरे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र और चौथे हैं धर्मवीर भारती। ये आपको 4 कवि द्रुत पाठ के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका पाठ्यक्रम हुआ प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का। ठीक है, तो बस आपका पाठ्यक्रम हुआ। इसके पश्चात अब आपको अगली क्लास में हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसका जो लेखन की जो परंपरा है, उसके विषय में, उसके इतिहास के विषय में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।